It's me, Bipin Joshi. I'm from Nepal. I'm 23 years old. इसराइल और हमास के बीच 2 साल बाद आखिरकार युद्ध विराम हो गया। इस युद्ध विराम के साथ ही बंदियों की अदला बदली भी शुरू हो गई है। सोमवार को हमास ने 20 जिंदा बंदियों को रिहा किया, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड्स ने 4 मृतक इजरायली बंधकों के नाम सार्वजनिक किए गए और इसराइल को इनके शव भी सौंप दिए। इन 4 मृतकों में नेपाल के छात्र विपिन जोशी का भी शव शामिल है। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने बताया कि सोमवार शाम गाजा पट्टी में तैनात सैनिकों ने रेड क्रॉस से 4 ताबूत हासिल किए, जिनमें मारे गए बंधकों के शव होने की पुष्टि हो गई है। विपिन जोशी नेपाल के एक एग्रीकल्चर छात्र थे जो लर्न एंड अर्न कार्यक्रम के तहत इजराइल आए थे। इस कार्यक्रम में छात्र खेती बाड़ी सीखते और काम भी करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जिस दिन इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत हुई थी और ये वही दिन था जब विपिन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। बताया जाता है कि विपिन खेत में काम कर रहा था, तभी उसका अपहरण कर लिया गया था और उस समय विपिन की उम्र 22 साल थी। पीटीआई के मुताबिक विपिन जोशी हमले से 1 महीने पहले नेपाल से इजराइल पहुंचे थे। उन्हें गाजा में जिंदा होने वाला एकमात्र गैर इजरायली बंधक माना जाता था। जितने समय वो हमास की कैद में रहे, परिवार को उम्मीद थी कि वो जिंदा हो सकते हैं, लेकिन 13 अक्टूबर को सामने आया कि विपिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। इजरायली सैन्य अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर नेपाली दूतावास को पुष्टि कर दी है कि विपिन अब जिंदा नहीं है। नवंबर 2023 का एक वीडियो भी सामने आया था जो विपिन के अपहरण के करीब 1 महीने बाद रिकॉर्ड किया गया था। विपिन के परिवार ने अपने बेटे और अन्य बंधक परिवारों के साथ मिलकर उनकी रिहाई के लिए अभियान भी चलाया था और परिवार को उम्मीद थी कि उनका बेटा जिंदा जरूर लौटेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विपिन का शव लौटा है। बता दें आपको, हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू हुआ था। हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, इसी के बाद यह युद्ध शुरू हुआ था। लगभग 2 साल तक चले इस युद्ध में कई लोगों की मौत हुई। इसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट का एक युद्ध विराम प्रस्ताव पेश किया था। इस युद्ध विराम पर सहमति हुई और सोमवार को कैदियों की अदला बदली भी शुरू हो गई और इसी में एक हिंदू कैदी विपिन जोशी का भी शव हमास की तरफ से इजराइल को सौंपा गया। हमास ने 13 अक्टूबर को, आपको बता दें, 20 बंधकों को रिहा किया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी 2000 बंदियों की रिहाई की है, जबकि दूसरी तरफ मिस्र में डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गाजा पीस डील पर साइन भी हो गए हैं। और अब जिस तरीके से साइन हुए हैं, डील हुई है, उसके बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है और जो बंधक अपने परिवारों से मिल रहे हैं वो भावुक हैं और लगातार अदला बदली कैदियों की अब हो रही है, जिसके बाद दोनों ही जगह शांति है। गाजा में युद्ध खत्म हो चुका है और इस युद्ध को खत्म करने पर मुहर लगाई गई मिस्र के शर्म अल शेख में, और इसके लिए बकायदा अमेरिका समेत कई देशों के प्रतिनिधि इस वक्त भी शर्म अल शेख में मौजूद हैं। हालांकि इसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शामिल होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन उन्होंने इस सम्मेलन से कुछ समय पहले ही इसमें शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के अंतिम समय पर निमंत्रण देने पर नेतन्याहू इस सम्मेलन में शामिल होने वाले थे, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की तरफ से डाले गए कूटनीतिक दबाव की वजह से उनका मिस्र आना संभव नहीं हो पाया था। एएफपी ने तुर्की के एक राजदूत के हवाले से बताया कि एर्दोगान ने मिस्र में नेतन्याहू की उपस्थिति का विरोध किया और बाकी देशों के नेताओं से भी इस बारे में बातचीत की थी। नाम न छापने की शर्त पर राजदूत ने बताया कि रेसेप तैयब एर्दोगान की पहल पर और तुर्की के राजनयिक प्रयासों से अन्य नेताओं से संपर्क साधा गया। इसके बाद उन नेताओं के समर्थन की वजह से ही नेतन्याहू मिस्र में बैठक में शामिल नहीं हुए। तुर्की की मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक गाजा पीस समिट में शामिल होने के लिए मिस्र जाने वाले एर्दोगान ने तब तक वहां उतरने से इनकार कर दिया था जब तक कि उन्हें आश्वासन नहीं मिल गया था कि नेतन्याहू यहां नहीं आ रहे हैं।
कथित तौर पर जब तक उनके सामने इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी तब तक उनका विमान आसमान में ही चक्कर लगाता रहा था। आपको बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने नेतन्याहू के मिस्र न जाने के पीछे यहूदी त्योहार सिमहत को वजह बताया है। ये त्योहार सोमवार को सूर्यास्त के समय शुरू हुआ था। हालांकि राजनयिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अन्य देशों के बढ़ते विरोध के बाद ही नेतन्याहू ने कार्यक्रम से पीछे हटने का फैसला ले लिया था। गाजा में कथित युद्ध अपराधों के चलते नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट निकाला गया है। हालांकि मिस्र इंटरनेशनल कोर्ट समझौते का हस्ताक्षर करता नहीं है, लेकिन इसके बाद वहां मौजूद दूसरे अरब नेता इस पर आपत्ति जता सकते थे। दूसरी तरफ नेतन्याहू की उपस्थिति और वहां पर फिर से अरब नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने की स्थिति में घरेलू स्तर पर उनकी राजनीति भी प्रभावित हो सकती थी। एर्दोगान शुरुआत से इजरायल के कटु आलोचक भी रहे हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि एर्दोगान के विरोध के चलते नेतन्याहू इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे। हालांकि नेतन्याहू के जो सलाहकार हैं, मीडिया सलाहकार हैं, वहां की सरकार है, वो इसे त्योहार से जोड़ रही है, लेकिन हकीकत यही है विरोध की वजह से नेतन्याहू ने इस समिट से दूरी बना ली। आपको बता दें, इस समय गाजा में शांति बहाल हो चुकी है और अब हमास जो इजरायली बंधक है उनको छोड़ना शुरू कर चुका है और इजरायल ने भी बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप कतर और मिस्र के बीच गजा का भविष्य रचने की तैयारी में है, लेकिन इस बार ये पीस डील या शांति समझौता मिस्र में क्यों हुआ, ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि इससे पहले गजा को लेकर हमास और इस्राएल के दरमियान सारी बातचीत कतर की राजधानी दोहा में कतर की मध्यस्थता में होती रही। लेकिन अंतिम दौर के लिए मिस्र का चुनाव क्यों? कतर से आखिर क्यों कतराती रही हैं सभी पार्टियां? खुद प्रेसिडेंट ट्रंप और 20 देशों की डील जो गजा के मुस्तकबिल का फैसला करेगी, जिस डील की सारी कवायद कतर में हुई, जिसने इस युद्ध विराम समझौते को आखिर तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया, युद्ध विराम को लेकर सबसे अहम दस्तावेज पर साइन कतर नहीं बल्कि मिस्र में क्यों? एक्सपर्ट बताते हैं कि गजा युद्ध को खत्म करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मिस्र एक अहम मध्यस्थ बनकर उभरा है। गजा से मिस्र की रफा क्रॉसिंग जुड़ी हुई है, जो इंसानी मदद पहुंचाने का सबसे अहम रास्ता है। जैसे ही हमास और इस्राएल इस डील के लिए आगे बढ़े और हमले रुके, वैसे ही मिस्र ने रसद और कपड़े, बच्चों का सामान सैकड़ों ट्रकों से गजा में एंटर किया। इस पूरी डील में मिस्र भौगोलिक रूप से भी बहुत अहम बन गया है। मिस्र के इस्राएल के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि मिस्र इस्राएल और गजा दोनों का पड़ोसी है। इतना ही नहीं, मिस्र के पास एक ताकतवर प्रोफेशनल फोर्स भी है और उसकी अमेरिका और अरब मुल्कों से भी मजबूत दोस्ती है। देखा जाए तो मिस्र मुख्य क्षेत्रीय ताकत बनकर वापसी कर रहा है, जो शांति की बातचीत की दिशा तय कर सकेगा।